नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका फिर से एक बार अपने यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की इस क्लास की। तो आज ये हमारा जो क्लास है सुपर टेट का तीसरा क्लास है। इसके पहले बात करें तो दोस्तों दो क्लास हमने लिया है, जिसमें कि शिक्षण कौशल के बारे में, शिक्षण के अर्थ के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके उद्देश्यों के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हमने आपको जो है विस्तार से सारी चीज़ें जो है डिस्कस की थी। और यहाँ पर मैं जो है बीच में एक दिन जो है कि गैप लिया, एक दिन जो है कि क्लासेस आपको नहीं मिल पाई, उसके लिए सॉरी। पर मैं बात करूँ इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर मैं विस्तार से कर रहा था, तो शायद जो है कि वहाँ पे आप लोगों का अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने जो है वहाँ से नोट्स बनाने के बाद जो आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और कम से कम समय में आपको अधिक चीज़ें देने की प्रयास करूंगा। तो दोस्तों फटाफट वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं आज के सेशन में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो सेशन का नाम है शिक्षण विधियाँ। तो आज के सेशन में हम लोग शिक्षण विधियों के बारे में जान लेते हैं। तो शिक्षण विधियों, देखिए शिक्षण विधियों का मतलब क्या है। सबसे पहले यानी अध्यापक जिन विधियों का प्रयोग करके बालकों को क्या करता है, शिक्षण प्रदान करता है, पढ़ाता है, वो कहलाती हैं शिक्षण विधियाँ। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इनको दोस्तों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है छात्र केंद्रित और दूसरा है अध्यापक केंद्रित। अध्यापक केंद्रित कौन सी विधियाँ होंगी? जिसमें अध्यापक अधिक क्रियाशील होगा, वो अध्यापक जो है कि केंद्रित होगी विधियाँ। और जिसमें छात्र जो है अधिक क्रियाशील होंगे, वहाँ छात्र केंद्रित विधियाँ होंगी। अगर हम अध्यापक केंद्रित विधियों में बात कर लें तो व्याख्यान विधि, व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि, कहानी विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, इन सभी विधियों के बारे में हम जो है विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। ठीक है। छात्र जो है कि छात्र केंद्रित विधियों के बारे में बात करें तो प्रयोगात्मक विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, खेल विधि, अन्वेक्षण विधि यानी कि जिसको हेवरिस्टिक विधि भी कहते हैं, और नेक्स्ट आपका है किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन की बात करें तो यह आपकी एक विधि नहीं है, एक पद्धति है। ठीक है। जिसके जन्मदाता कौन है? तो फ्रॉबेल हैं। याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन जो है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस वजह से जो है कि यहाँ पे मैंने किंडरगार्टन के जो जन्मदाता हैं, जो प्रवर्तक हैं फ्रॉबेल, उनका नाम जो है कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जहाँ से आपको जो है कि आसानी हो जाएगी चीज़ों को जानने और समझने में। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उनको विस्तार से चीज़ें देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ों के बारे में बताएं दोस्तों, जहाँ पर अध्यापक और बालक जो दोनों जगह पे, जो जहाँ पे दोनों जो है कि क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, वो भी कुछ विधियाँ हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पहले बात कर लें वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि में जो है बालक यानी छात्र और अध्यापक दोनों जो है कि बिल्कुल सक्रिय होते हैं। और इसके जन्मदाता कौन है? तो प्लेटो हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आगमन और निगमन विधि की। तो इसके जन्मदाता हैं अरस्तु। उसके बाद विश्लेषण विधि है, संश्लेषण विधि है, उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि है, जिसके जन्मदाता हैं सुकरात। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जो है पॉइंट वाइज विस्तार से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले विधि की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहली विधि है व्याख्यान विधि। तो व्याख्यान विधि के बारे में बात कर लें तो व्याख्यान विधि का मतलब क्या है? तो यह देखिए, सबसे पहले व्याख्यान में किसी भी चीज़ के बारे में व्याख्या से विस्तार पूर्वक क्या किया जाता है, बताया जाता है। और इसमें जो है कि क्या हुआ है कि यह सबसे प्राचीन विधि है और यह सबसे सरल विधि भी है, और कम समय में जो है अधिक शिक्षण हो जाता है। इसमें अध्यापक करता क्या है, क्लास में बच्चों के सामने जो है कि खड़े होकर किसी भी चीज़ के बारे में जो है कि व्याख्या देता हुआ, बताता हुआ आगे चल जाता है। तो इस वजह से जो है कि यह सबसे पुरानी विधि भी है और सरल भी हो जाती है बालकों के लिए। ठीक है। शिक्षकों के लिए, बालकों के लिए नहीं। ठीक है। और जो है कि कम समय में जो है कि अधिक जो है शिक्षण कार्य संपन्न हो जाता है। उसके बाद बात करें तो इसमें जो है छात्र जो है बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं। इसकी कुछ कमियां हैं, जिसमें छात्र जो है निष्क्रिय होते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक बस शिक्षक बोलता जाता है, बच्चे जो है चुपचाप सुनते रहते हैं, उसमें उनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये जो है कि छात्र क्या हो जाते हैं, यहाँ पर निष्क्रिय हो जाते हैं। उसके बाद जिज्ञासा का शांत न होना, और इस वजह से जो है उनके में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो जो है कि शांत रह जाती है। यानी कि जो क्या होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है वो शांत नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि जो भी जिज्ञासा उनमें उत्पन्न होती है वो उस चीज़ को उजागर कर ही नहीं पाते हैं, उस चीज़ को बोल ही नहीं पाते हैं। जो अध्यापक बोलता है उसको बस सुनकर क्या करते हैं, अपने जिज्ञासा को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं, और जो है उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, जानने की इच्छा है, वो जान नहीं पाते हैं इस विधि में। ठीक है। तो ये कुछ कमियां रही हैं व्याख्यान विधि की। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला जो विधि है जिसमें कि हम बात करेंगे
व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि की, सॉरी दोस्तों यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं पा रहा होगा, चलिए हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपको बता दें, फिर भी आप देख सकेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर दिया है सेकेंड जो पॉइंट है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि के बारे में। तो शिक्षक इसमें भी क्या करता है, व्याख्यान जो है कि प्रदर्शित करता है, पर इसमें होता क्या है, थोड़ा सा व्याख्या देने के साथ साथ वो प्रदर्शित भी करता है उन चीज़ों को, ठीक है। तो शिक्षक जो है प्रदर्शित करते हुए व्याख्या करता है जिस चीज़ के बारे में, जिस विषय वस्तु के बारे में वो पढ़ा रहा है। और यहाँ पर शिक्षक ही क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। अतः यह क्या है, छात्र केंद्रित विधि है, छात्र नहीं अध्यापक केंद्रित जो है कि यह विधियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कहानी विधि की। तो कहानी विधि जो है ये छोटे बच्चों के स्तरों के लिए यानी निम्न स्तर पर इसका अधिक उपयोग किया जाता है। यानी छोटे बच्चों को जो है कि हम कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कुछ चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो अध्यापक होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, वो कहानी कहता है, और कहानी जो है कैसा होना चाहिए ये चीज़ ध्यान में रहे। जो उसका उद्देश्य है वो जुड़ा होना चाहिए उससे, यानी जो पाठ्यवस्तु है, जो उसमें लेसन है उससे जुड़ी होनी चाहिए, बच्चों के लिए रुचिकर होनी चाहिए, ठीक है। उसमें उनका जो है बौद्धिकता जो है कि विकास करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों में जो है कल्पना शक्ति का क्या करना चाहिए, संचार होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है कहानी विधि के अंदर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं पाठ्य पुस्तक विधि की। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में सभी लोग जानते हैं कि अध्यापक क्या करता है, पाठ्य पुस्तक से चीज़ों को क्या करता है, जैसे किसी भी लेसन को पढ़ाना है तो पाठ्य पुस्तक को उठाया यानी किताब को उठाया, और अध्यापक जो है उसको पढ़ते हुए उसमें कठिन जो शब्द आते हैं उनके अर्थों को बताते हुए क्या करता है, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है और इस तरीके से जो है कि अपना शिक्षण कार्य संपन्न करता है। तो ये जो है पाठ्य पुस्तक विधि है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्लास में अक्सर ये करते हुए देखते हैं, ठीक है, कि अध्यापक जो है किताब आया, अध्यापक क्लास में बच्चों से जो है बुक्स मांगी या बुक्स खुद कर लेकर आया, और जिस लेसन को भी आपको अध्यापक को पढ़ाना है उसको ओपन किया और एक तरफ से पढ़ते हुए चला गया, और पढ़ते हुए जो बीच में कठिन शब्द आए उनको अर्थ बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है शिक्षण कार्य जो संपन्न हो जाता है। तो ये इस विधि को क्या कहते हैं, पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि के बारे में, और इनको आप ध्यान से समझेंगे, और बहुत बार जो है एग्जाम में जो दोस्तों इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात कर लेते हैं आगमन विधि की। तो आगमन विधि से क्या मतलब है ये आपको समझना है। तो देखिए आगमन विधि में होता क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके जन्मदाता कौन है, तो अरस्तु हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट बनता है कि इसमें जो है उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, यानी कि सबसे पहले बच्चों के सामने क्या दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, और एग्जाम्पल से उसके बाद हम लोग नियमों को क्या करते हैं, निगमन करते हैं, उसको निकालते हैं, यानी नियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, तो इसमें हम सूत्र की ओर यानी एग्जाम्पल से, उदाहरणों से क्या करते हैं, सूत्र की ओर चलते हैं, सूत्र को निगमन करते हैं, उसको निकालते हैं। और एक बात याद रखेंगे इसमें, विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्या, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। और यह जो है उपयोगी किसके लिए है, तो सरल विषयों के लिए उपयोगी है, और सरल से कठिन की ओर। यानी इन चीज़ों को आपको समझना है, उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और सरल से कठिन की ओर। ये जो 4 पॉइंट है ये आपको बार बार इधर उधर घुमा करके क्वेश्चंस को पूछता रहता है। किसी में दे देगा ज्ञात से अज्ञात और, सरल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, या उदाहरण से नियम। तो आपको कुछ भी भटकना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। आगमन विधि आप आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, अपने आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये आगमन विधि से क्या है, रिलेटेड है, ये आगमन विधि के बारे में बताया जा रहा है। यह सरल विषयों को पढ़ाने हेतु जो है उपयोग किया जाता है, और यह छोटी कक्षाओं में ज़्यादातर उपयोग की जाने वाली विधि है, ठीक है। यानी बच्चों को 1 से लेकर 5 तक की कक्षाओं में ज़्यादातर उपयोगी विधि है आगमन विधि। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो आपकी विधि आ जाती है उसके बारे में। नेक्स्ट जो है आपका निगमन विधि के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो निगमन विधि जो है बिल्कुल जो है आगमन की क्या है, आगमन विधि के विपरीत है। इसके भी जनक कौन है, तो अरस्तु हैं, इसको पहले भी मैंने बताया। और अभी हम लोगों ने देखा कि आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की तरफ जा रहे थे, और ये आगमन का विपरीत है। तो इसमें हम नियम से क्या चलेंगे, नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे। उसमें हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे थे, इसमें हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, ठीक है।
यानी जो भी विषय वस्तु हमको नहीं पता है उनसे जो है जो चीज़ें पता है उनकी तरफ हम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर और उसके बाद कठिन से सरल की तरफ। तो ये जो 4 पॉइंट उसमें हम दिए थे उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। उसमें सरल विषय के लिए प्रयोग किया जाता था और ये जो है निगमन विधि कठिन विषयों को जो है कि शिक्षण कार्य करने के लिए उपयोग करने वाली विधि है। और यह जो विधि है उच्च स्तरीय कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी विधि मानी जाती है और इसका उपयोग भी वहीं पर किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट जो है आपका विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में होता क्या है दोस्तों कि किसी भी तथ्य के बारे में हम क्या करते हैं, उसको हम छोटे छोटे चीज़ों को जो है तोड़ कर समझते हैं। यानी कोई भी चीज़ हमारे सामने रख दी गई, तो जैसे एक ट्रायंगल के बारे में हमारे सामने एक ट्रायंगल बन गया, तो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे, तो उसके बारे में छोटी छोटी चीज़ों को हम जानेंगे कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, इसमें तीन एंगल होते हैं। इस तरीके से जो है छोटी छोटी उनको तोड़ करके हम क्या करेंगे, उसको चीज़ों को समझेंगे। तो ये जो है क्या है, विश्लेषण विधि होता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि एक संगठित वस्तु को क्या करना, तथ्यों को तोड़कर बताना, बच्चों को समझाना, विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। यह जो है किसको पढ़ाने के लिए है, तो ये कठिन विषयों को पढ़ाने हेतु उपयोगी है और छोटे छोटे रूपों में तोड़ करके ये क्या किया जाता है, इसमें बताया जाता है और यह उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु क्या है, उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो दोस्तों अगली विधि है हमारी संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या है, तो संश्लेषण विधि जो है विश्लेषण विधि का बिल्कुल उल्टा है, यानी विपरीत कह सकते हैं। जिस तरीके से आगमन का निगमन था, तो विश्लेषण का संश्लेषण होगा कि उसमें जो है एक विषय वस्तु को तथ्यों में तोड़कर हम बच्चों को समझा रहे थे, बता रहे थे, और यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग तथ्यों को बताएंगे, यानी उनको संगठित करके बताएंगे, एक करके बताएंगे। उसी की तरह यहाँ पर बात की गई है, उसी चीज़ को एक वर्ड में लिखा गया है, संकेंद्रित करना, ठीक है, सबको मिला करके मिला देना, एक चीज़ होना, ये हो गया आपका संकेंद्रित करना। और यह जो उपयोगी है तो किसके लिए है, तो ये है आपका निम्न स्तरीय कक्षाओं है, तो यानी छोटी कक्षाओं के लिए यह संश्लेषण विधि उपयोगी मानी जाती है। उसके बाद बात करते हैं तो विश्लेषण विधि का यह क्या है, विपरीत है, जो कि पहले ही मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो विधि है आपकी 5 नंबर अन्वेषण विधि, ठीक है। अन्वेषण विधि जैसा कि इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जिन पियाज साहब के बारे में जब आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम दिया होगा तो उसमें अन्वेषण जो है कि आपको शब्द देखने को मिला होगा। तो अन्वेषण शब्द का मतलब क्या होता है, खोज करना। तो अन्वेषण विधि में भी क्या होगी, खोज करने वाली विधि, जिसमें क्या करेंगे, बच्चे खुद से क्या करेंगे, खोजेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं अन्वेषण विधि को और क्या कहा जाता है, तो ह्यूरिस्टिक विधि। यानी क्यों, तो H.E. आर्मस्ट्रांग जो है इसके जन्मदाता हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं तो ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो कहाँ से आया है, तो ह्यूरिस्टिक का शब्द का अर्थ यानी ह्यूरिस्टिक शब्द जो है ये आपका ह्यूरिस्को, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मैं खोजता हूँ। तो इस वजह से जो है इसका अर्थ क्या है, खोजने से रिलेटेड है, यह खोज विधि है और यह जो है उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु क्या है, उपयोगी है। इसमें किसी भी पॉइंट से जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। इस वजह से मैंने जितने भी पॉइंट्स इससे बन सकते हैं उसको मैंने आपके सामने शॉर्ट रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा दोस्तों। और ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो आगे हम और भी मेहनत करके आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा हौसला और भी बढ़ेगा वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों कि तो इसमें होता क्या है कि परिस्थिति का निर्माण करना जो है इसमें शिक्षक का क्या होता है, कार्य होता है। और इसमें जो खोज करता होता है वो कौन होता है, तो वो छात्र होता है। यानी छात्र जो है क्या करता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है। उसके बाद इसमें शिक्षक क्या होते हैं, गौड़ होते हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि छात्र ही यहाँ पर छात्र की ही मुख्य भूमिका होती है, वो खोज करते हैं, वो सीखते हैं अपने से। उसके बाद बात करते हैं तो अनुसंधान समस्या के समाधान में यह विधि का प्रयोग किया जाता है, अन्वेषण विधि का। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, नंबर 6। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट विधि के बारे में। तो इसके जो जन्मदाता हैं किलपैट्रिक हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्रमिक रूप से सीखने पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। यानी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जो है सीखने के लिए कहा जाता है। बच्चों को एक प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, बच्चे जो है उस प्रोजेक्ट को लेकर के उस प्रोजेक्ट पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका परियोजना विधि हो जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाते हैं आपके खेल विधि पे। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो हैं कार्लवेल कुक, ठीक है। इसमें होता क्या है कि बच्चों को जो है खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाता है। जैसे हम काउंटिंग करना सिखाते हैं बच्चों को खेल खेल के माध्यम से, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, उस तरीके से वस्तु का ज्ञान कराते हैं, शेप्स का ज्ञान कराते हैं, रंगों का ज्ञान करा देते हैं, आकार का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। और खेल खेल में बच्चों को हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि जो खेल विधि है ये किन कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होगी, तो ये निम्न स्तरीय कक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। और खेल खेल के माध्यम से बच्चे जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। क्योंकि अगर हम उनको क्या करेंगे, बहुत ही अनुशासन में रख के अगर सिखाने की कोशिश करेंगे तो शायद यह जो है थोड़ा मुश्किल, क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा। और खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है। तो खेल के माध्यम से वो जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इन सभी जो है शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा कर लिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसी लगी है, आपको वीडियोस कैसा लगा है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जो है फीडबैक देंगे उसी के अनुसार जो है आगे जो है कार्य किया जाएगा और भी बेहतर आपको रिजल्ट देने को वीडियोस देने की कोशिश की जाएगी, ताकि और भी अच्छे तरीके से आपको जो है कि आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कराया जा सके। आपके नोट्स जो है बिल्कुल तैयार हैं और बेहतर तरीके से तैयार किए गए हैं। आपको कोई चीज़ें जो है कि छूटेंगी नहीं। आप निश्चित रूप से आप देखेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ से 100% जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक एक पॉइंट वाइज चीज़ें जो है आपको दी जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं 1 बाई 1 करके। यदि कोई भी इसमें जो है आप संशोधन करना चाहें तो उसको भी कर सकते हैं, कोई चीज़ें ऐड करना चाहें इसमें तो आप ऐड भी कर सकते हैं। और कुछ सजेशंस हो तो हमारे लिए निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, उस पर हम निश्चित रूप से विचार करेंगे और उस पर हम कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।